हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी की नेशनल मूवमेंट्स। कल हमने गांधी जी के बारे में काफ़ी बातें जान ली थी। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी की नेशनल मूवमेंट्स कि उन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई थी और कैसे कैसे, सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच जाए और उनकी मदद हो सके। ठीक है, आप शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प कर सके हम। फिर चलिए तो अब शुरू करते हैं हम टॉपिक आज का, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया बाय गांधी जी। तो इसमें हम थे चंपारण आंदोलन पर थे हम। लिख लीजिए चंपारण आंदोलन। चंपारण कब होता है? ये 1917 में होता है चंपारण आंदोलन। 1917 किसके खिलाफ था? ब्रिटिशर्स की तीन कठिया प्रणाली थी। तीन कठिया पद्धति भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तीन कठिया पद्धति। इसमें ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि भारत के जो किसान है वो क्या करे कि इंडिगो की खेती करे, नील की खेती करे। ठीक है, बट जो भारत के किसान थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत में नील की खेती हो, क्योंकि उससे ज़मीन की शक्ति ख़त्म होती जा रही थी। और इसमें इसी के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे आंदोलन किया। ठीक है, और इनको कौन लेके आया था इस आंदोलन के लिए? जब इनको इनवाइट किया गया तो किसने किया? राजकुमार शुक्ला। लिख लो, राजकुमार शुक्ला इनको लेके आते हैं कहाँ पे? चंपारण, बिहार में। और आपको पता है, ये तो आपने स्कूल्स में भी पढ़ा है कि गांधी जी को कहाँ पे रोका जाता है, मतलब चंपारण में लेके आया जाता है। बाकी इसके बाद इसमें मेन बात कुछ और नहीं है, बस इतना जानते हैं इस मूवमेंट को हमने पहला सिविल डिसोबीडियंस का नाम दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि सरकार के कानून का उल्लंघन, एक तरीके से सरकार के कानून का उल्लंघन किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, पहला सिविल डिसोबीडियंस होता है कहाँ पे? भारत में। क्लियर इतनी बात? चलें आगे। राजकुमार शुक्ला द्वारा। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल। ये हो गया, बस इतना ही जानना था। 1917 में इनका ना टाइम पीरियड ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बस टाइम पीरियड से बनेगा। ठीक है, और किसके लिए हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के लिए, पद्धति के लिए। और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल का इस केस होता है, मतलब केस नहीं बोलेंगे। अहमदाबाद मिल के लिए क्या करते हैं गांधी जी? फरवरी 1918 में वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के जो वर्कर थे उनके लिए 35% बोनस की डिमांड थी। बोनस मतलब एक तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट ही था वो। और यहाँ पर गांधी जी ने, मिल वर्कर इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो गांधी जी ने पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। कहाँ पे? इंडिया में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। तो लिख लेना, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी, यही वाली ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। चले आगे। तो ये वाला अहमदाबाद मिल का आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक तीसरा आपको याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, ठीक है, बस ये खेड़ा वाला आपको ध्यान रख लेना है, इसकी इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन देखो अब कैसे आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, 3 दे देता है, पहले कौन सा हुआ था, तो आपको ध्यान कैसे रखना है देखो मैं बता रहा हूँ, अभी भी लिख लेना। ये लिख लेना अलग से, चंपारण होता है पहले, फिर होता है अहमदाबाद मिल। ठीक है, और फिर होता है खेड़ा। क्लियर? चले आगे। अब कुछ और नेशनल मूवमेंट्स देखेंगे। इनकी 3 शुरुआती इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी जब ये भारत आए थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोलेट मतलब नेशनल मूवमेंट की। उसी में से एक आप लिखिए हेडिंग, ऐसे डाल लेना, नेशनल मूवमेंट 1919 से 1917, सॉरी 1919 से 1947। नेशनल मूवमेंट 1919 से 47 तक। ठीक है, नेशनल मूवमेंट 1919 से 47। अब इसमें
रॉलेट एक्ट को हम फॉलो करते हैं। पहले रॉलेट एक्ट कब आता है, मैंने आपको गवर्नर जनरल पढ़ाए थे, तो आपको याद होगा 19 मार्च 1919। और आपको अगर रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा, इसको हमने क्या किया था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा था। ठीक है, उस टाइम पे वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड ही था। वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। अब देखो सही सही लिखा जा रहा है थोड़ा बहुत। और इस रोल में क्या किया गया था कि एक तरीके से ऐसा कर दिया गया था, ना कोई दलील सुनी जाएगी, ना कोई वकील होगा और ना ही कोई अपील होगी। डायरेक्टली इसमें बस एक संदेह के बिना पे, मतलब जिसको डाउट हो जाए जिसके ऊपर, उसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और ना उसकी कोई केस में कोर्ट में कोई केस चलने वाला है, ना कोई इसकी अपील सुनी जाएगी, ना कोई दलील। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अंदर ऐसे सभी को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह स्टार्ट किया था इसके अगेंस्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। अब इसको ना थोड़ा सा डेट वाइज समझना क्या क्या होता है इसमें। 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ सत्याग्रह, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। 10 अप्रैल को क्या होगा, सत्यपाल नाम का एक सत्यपाल एंड किचलू, ये 2 पर्सन थे। कहाँ से, अमृतसर से। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के अंदर। मतलब इनका बस एक डाउट होता है, उसके बिना पे इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लेते हैं। सत्यपाल एंड किचलू को, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 इस दिन क्या होता है, बैसाखी। बैसाखी होती है। ठीक है, और आपको पता है इस दिन क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो जनरल था, देखो इनके नाम में थोड़ा सा फर्क है। जनरल था, कौन था वो, तो R.E.H. डायर। ठीक है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो था माइकल डायर। कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहाँ का होगा, पंजाब अमृतसर का। ठीक है, ध्यान रखना, माइकल डायर। गवर्नर इंडिया की बात नहीं हो रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। और जो वहाँ पे जनरल था, मतलब मिलिट्री, जो उनका सेना का हेड, मतलब एक तरीके से पुलिस का हेड बोल सकते हैं उस टाइम पे, तो वो कौन था, R.E.H. डायर। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या होता है कि इस नरसंहार की एक रिपोर्ट निकाली जाती है अलग अलग लोगों द्वारा। एक तो निकालते कौन, ब्रिटिश रिपोर्ट निकलती है। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इसमें 379 लोगों की डेथ होती है, 379। और जबकि इंडियन जो कांग्रेस के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई, उसमें बोला गया इसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस था दोनों के इसमें। अब इसके खिलाफ ही बहुत से लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइटल जिनके पास थे, सबने अपने टाइटल्स को वापस। तो अब उन टाइटल्स को जान लेते हैं कि किसने कौन कौन सा टाइटल वापस किया था। तो गांधी जी ने, सबसे पहले गांधी जी से शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। केसर ए हिंद का टाइटल वापस किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, लिख लो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया अपना नाइटहुड का, सर नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी उन्हें, तो उन्होंने वो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, जमनालाल बजाज, मैं बता रहा हूँ किस किसने क्या क्या वापस किया था। जमनालाल बजाज, लिख लेना पूरा। जमनालाल बजाज को मिले हुए था टाइटल राय बहादुर का टाइटल मिला हुआ था। ठीक है, राय बहादुर का टाइटल मिला हुआ था जमनालाल बजाज जी को। क्लियर इतना। उसके बाद आगे चले, शंकर राम नागर, ये उस टाइम पे कांग्रेस, मतलब उसकी ब्रिटिशर्स की वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसके मेंबर हुआ करते थे। तो इन्होंने वहां से क्या किया, रिजाइन कर दिया। इस वाले, मतलब जो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद बहुत सारी चीजें बदली गई थी। ठीक है, अब क्या होता है, इस हत्याकांड के बाद गांधी जी क्या करते हैं, 18 अप्रैल 1919 को अपना सत्याग्रह वापस ले लेते हैं।
1919 को गांधी जी अपना सत्याग्रह वापस ले लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि इतना बड़ा ये हत्याकांड हुआ था। और फिर क्या होता है इसके बाद, हाँ, अंग्रेज इसकी जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन करते हैं। हंटर कमीशन आपने सुना होगा, हंटर आयोग, ठीक है। 19 अक्टूबर 1919, एक मिनट रुकना। अब इसमें बाकी क्या होता है आगे, हंटर आयोग का गठन तो हो जाता है, पर 1940 बहुत टाइम बाद सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह जो माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसको मार देते हैं, माइकल ओडायर को मार देते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको हंटर कमीशन की बात बताऊं तो उस हंटर कमीशन में 5 ब्रिटिशर्स को रखा गया था और 3 इंडियन थे, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है ये भी कि कितने कितने मेंबर थे। तो 5 ब्रिटिशर्स और 3 इंडियन मेंबर को रखा गया था। ये तो किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हंटर कमीशन बनाया गया था। एक कमीशन इंडिया के द्वारा भी बनाया गया था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसका कमीशन बनाया गया था। हेड किसने किया था उसको, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इसके मेंबर की बात करें तो गांधी जी थे, हमारे महात्मा गांधी जी, लिख लेना सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी हुए, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी इसके मेंबर थे कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। क्लियर है इतनी बात, आगे चले। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, खिलाफत मूवमेंट। अब ना सारी मूवमेंट ही पढ़नी है मेनली हमें। खिलाफत मूवमेंट, आप सोच रहे होगे तो गांधी जी में कैसे आई। अब इसमें ना जितने भी गांधी जी द्वारा और गांधी जी सपोर्टेड जितने भी हैं उन सबको मैं करा रहा हूँ। तो देखिए इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानिए, खिलाफत मूवमेंट क्यों होती है। पहला वर्ल्ड वार होता है जिसमें एक तरफ होते हैं, लिखना फर्स्ट वर्ल्ड वार लिखो, जिसमें एक तरफ तो होते हैं टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है। लिख लो एक बार, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है। और एक तरफ होते हैं हमारे ब्रिटिशर्स, होते हैं ब्रिटेन वाले, फ्रांस और रशिया, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये हार जाते हैं, इसमें इन तीनों कंट्रीज के द्वारा हराया जाता है। तो जीतती कौन है, तीनों कंट्री नीचे वाली, और हारती कौन है, ऊपर वाली तीनों कंट्री, ठीक है। तो जैसे ये ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि हम खलीफा की पोस्ट को खत्म करना चाहते हैं। और खलीफा कौन होता था, मुस्लिमों का रिलीजियस हेड, जो कि क्या करता था, सारी अनाउंसमेंट करता था और मुस्लिम कम्युनिटी उसी को मानती थी। मुस्लिमों का रिलीजियस हेड होता था, बिल्कुल मेन गुरु जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जितने भी मुसलमान थे सब इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि उन्होंने खलीफा की पोस्ट खत्म कर दी, ठीक है। इसी प्रकार पूरे विश्व में होता है, हर जगह पे जहां भी मुस्लिम थे। इसी प्रकार इंडिया में 2 मुस्लिम भाई थे, मतलब मुस्लिम 2 पर्सन थे जो भाई थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं, अली ब्रदर्स के नाम से। लिख सकते हो आप, अली ब्रदर्स, ठीक है। पहले का नाम था हमारा मोहम्मद अली, और दूसरे का नाम था हमारा शौकत अली, ठीक है। एक था मोहम्मद अली और एक
शौकत अली। और इनके साथ और कौन थे? हसरत रोहानी, लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ। अली ब्रदर्स के साथ हसरत रोहानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने चारों ने मिलके खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की जाती है और एक अखिल भारत खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई। लिख लो अब, एक हेडिंग लिखो आप, अखिल भारत खिलाफत कॉन्फ्रेंस। अखिल भारत, ये ढंग से लिख लेते हैं एक बार, खिलाफत कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है जिसके चेयरमैन गांधी जी को बनाया जाता है और होती कब है? नवंबर 1919 में। ठीक है, नवंबर 1919 में होती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? महात्मा गांधी जी। और इसी आंदोलन के गांधी जी ने इसको सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाए और अंग्रेजों से डटकर सामना कर सके। तो ये आंदोलन ही था जिसने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को दिखाया था। और इसी के तहत 19 अक्टूबर 1919 को, ये डेट भी नोट कर लेना, 19 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है खिलाफत डे। खिलाफत डे, खिलाफत डे मनाया जाता है 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, और उसी के बाद से क्या होता है? मोहम्मद कमाल, लिख लो इस नाम को, मोहम्मद कमाल पाशा, मोहम्मद कमाल पाशा को खलीफा बना दिया जाता है टर्की में। क्योंकि जो पोस्ट खलीफा की पोस्ट थी, वो जो हेड था वो कहाँ पे बैठता था? टर्की में। तो टर्की में मोहम्मद कमाल पाशा को खलीफा बना दिया जाता है और उसी के साथ इस मूवमेंट का एंड हो जाता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर इसके लिए। तो इसी के लिए क्या होता है कि खलीफा की पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं और खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हमारे खिलाफत मूवमेंट पूरी हो गई है। कल का टॉपिक बता देता हूं आपको, हमारा होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नेहरू की रिपोर्ट जो बनती है, स्वराज पार्टी वगैरह की देखते हैं, साइमन कमीशन को देखेंगे सारा डिटेल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट अब सैटरडे को। क्लियर? तो देखिए अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ बैकग्राउंड नॉइस होंगी आज काफ़ी, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना। ये जैसे गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो आपको ये याद रखना है किसने रचा था, ये नरसिंह मेहता ने। ये कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक के हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और कुछ होंगे जो मैंने पढ़ा दिया आपको। मैंने जैसे बुक्स लिखवाई हैं, तो बुक्स के साथ और भी चीज़ होती है, जैसे कुछ लोक भक्ति के गीत लिखे गए थे, ये सब चीज़ें अभी कराई नहीं है, कराऊंगा बाद में, बट क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके। क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे कि वो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन से ही पढ़ लें, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नरसिंह मेहता, ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन से ये आइडिया भी हो जाता है क्वेश्चन आता कैसा है। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब हम वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये शब्द जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, क्योंकि भारत आजाद होने वाला था नेक्स्ट डे। ये किसका वो था, मैंने आपको लिखवाए थे ना स्लोगन, सुन में ऐड कर सकते हो आप इनको चाहो तो। जैसे कि ये वाला, स्वाद का वास्तविक स्थान जिद नहीं बल्कि मन है। जिद ही लिखा है, ये पता नहीं इन्होंने और क्या लिखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गांधी जी ने कही थी ये बात, महात्मा गांधी द्वारा ऐसा कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिद नहीं बल्कि मन है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों के औचित्य बनते हैं? साधन ही उद्देश्यों के औचित्य बनते हैं, तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। थोड़े से डीप क्वेश्चन है बट पढ़ने पड़ेंगे हमें, कुछ नहीं छोड़ सकते हम पेपर के लिए। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो किसने कहा था बताओ? तो ये भी गांधी जी ने ही कहा है कि सत्य परम तत्व है। भारतीय बिस्मार्क किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है?
तो आपको पता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन लिखना चाहे वो वीडियो स्टॉप कर करके क्वेश्चन नोट कर सकता है। पीडीएफ वैसे आपको मिल ही रही है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? बताइए। तो पता है दादा भाई नौरोजी को ही वृद्ध पुरुष कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एंड एज में इन्होंने भी काम कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी, जब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये फिर से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि दादाजी के नाम से किसको टाइटल दिया गया है? तो दादा भाई नौरोजी को, ए ऑप्शन। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय भी दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इनके बारे में देखो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये याद कर लेने हैं आपको। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति से अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। ठीक है। भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही प्रस्तुत किया था। देखो आज सारे क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी के ही लग गए हैं, शायद कर लेते हैं, कोई नहीं। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये भी देखो इनका एक अलग तरीके से बोलते हैं, वृद्ध पुरुष बोल लो, ग्रैंड ओल्ड मैन बोल लो, सब कौन है? हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये एक सूची है, इसमें मिलाना है, उसमें आपको मिलाइए। रुकता हूं मैं आपके लिए 10 सेकंड, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इधर 5 है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को ना हम थोड़ा सा ये हार्ड बनाने के लिए दे देते हैं, और कुछ नहीं है। अब देखिए हमें पता है जो सीमांत गांधी है वो किसको कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। एक तरीके से इनको गांधी जी का टाइटल दिया गया था, सीमांत गांधी जी के नाम से जाना जाता था अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि सीमांत गांधी कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन कट गए? ये कट गया एक, और एक ये कट गया, 2 तो कट गए। अब देखो A5 हो गया, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को वो बता रहा हूँ, वैसे तो मैं डिटेल भी बता सकता हूँ। C3 हो गया, B, ये B वाले के तो पता है दोनों में 3 है, देखो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो ये ऐसे हटा दो। अब हमें C को चेक करना है, C पहला होगा या दूसरा होगा? C, महामना। महामना किसको कहा जाता था? तो महामना जो हम कहते थे वो कहते थे मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, और इसी प्रकार डी में क्या हो जाएगा हमारा? भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन भी नेगलेक्ट करने आने चाहिए आपको। गांधी जी को क्या माना जाता था? तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया, दार्शनिक अराजकतावादी। एक तरीके से मतलब ये हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। अराजकतावादी का, अराजक का मतलब तो कुछ होता है, बट यहाँ पे दार्शनिक लगा दिया तो इसका मतलब चेंज हो गया। ठीक है, जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कि कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये बात किसने कही थी? तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्वेश्चन ही गलत है, एल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ से कह सकते हैं? बाकी मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूंगा, हो भी सकता है। ठीक है, डिटेल में जान के मैं आपको इसकी नॉलेज दूंगा। मुझे अभी इसका आंसर पता नहीं है कंफर्म, बुक में सी दिया हुआ था बट चेक करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन है कि नहीं, मेरे को अभी याद नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये विंस्टन चर्चिल। आपको याद है जब वो वहाँ पे गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब मैंने पढ़ाई थी तो बताया था कि उनको वहाँ पे अर्धनग्न फकीर का टाइटल दिया गया, एक तरीके से कह के पुकारा गया। तो ये विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। ये बताओ, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर दिया? ये पता है ना आपको, आखिरी था, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया।
ये जब दिया था बिल्कुल एंड टाइम पे, जब बोल दिया गया था कि या तो हमारे देश को छोड़ के चले जाओ या फिर हम करेंगे या मरेंगे। ये सिचुएशन आ गई थी 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको, भगत सिंह ने दिया हुआ है। वापस वेदों की ओर लौटो, इसमें लौटो और लगा लेना, वापस वेदों की ओर लौटो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये बोला गया था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद करना। आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, तो वो जाके देख लेना क्लासेस में। पूरी प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट होने वाली है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान केसरी किसके द्वारा बनाई गई थी? लोकमान्य तिलक। आपको याद होगा मैंने ये आपको लिखवाया था कि जब हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो उस टाइम पे लिखवाया था ये न्यूज़पेपर। वैसे भी न्यूज़पेपर हम सारे करेंगे क्लास में, देखते हैं शनिवार वाली में ही कर लेते हैं, बीच में इस टॉपिक को बाद में कर लेंगे कंटिन्यू, देखेंगे जैसे भी टाइम लगेगा उस हिसाब से इसको करेंगे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो अंग्रेजी में ये भी मैंने आपको गवर्नर जनरल याद हो तो वॉरेन हेस्टिंग करवाया था। वॉरेन हेस्टिंग में ये लाइन लिखवाई थी कि भगवत गीता का अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चंस तो सारे नोट्स में से ही मिल रहे हैं, बट पढ़ना पड़ेगा आपको, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो आज बस हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको फैला दो। आप देखो शेयर नहीं करते हो, फिर कहते हो कि क्लासेस नहीं हो रही हैं। क्लासेस ऐसे तो बंद ही हो जाएंगी जब आप व्यूज़ नहीं दोगे, देखोगे नहीं उस क्लासेस को, क्या फ़ायदा? और पूरी क्लास भी नहीं देखते हो आप। क्लास को पूरा देखा करो, उसमें आपको भी हेल्प होगी और हमें भी हेल्प होती है, ठीक है। पूरी क्लास देखा करो और लाइक किया करो फिर वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सभी बच्चों को कमेंट ज़रूर करना है, नहीं तो क्लासेस को फिर पॉसिबल नहीं होगा क्लासेस को कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।